साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र से बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है और लंबे समय बाद वहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ रहे हैं राजनीतिक रूप से। बीएमसी में जो चुनाव होने वाले हैं अगले महीने, उसमें दोनों ही पार्टियों का गठबंधन होने जा रहा है। दोनों पार्टियां अलग हो गई थी लेकिन अब एक साथ फिर आ रही हैं और निश्चित तौर पर ये महायुति यानी जो वहां सत्तारूढ़ गठबंधन है, एनडीए है, उसकी धड़कनें बढ़ाने वाला ये राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। और क्या कुछ है इस पर अभी थोड़ी देर में वहां पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें हम आपको सीधे ले चलेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन राजनीति में यहां देश भर में बहुत कुछ चल रहा है और कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी शासित सरकारें बुरी तरह से घिरी नजर आ रही हैं। कोर्ट के मुद्दों पर भी और यहां कई दूसरे मुद्दों पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बड़ा झटका दिया है कल कोर्ट ने। और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की सरकार भी फंसी हुई है और कई बीजेपी नेता फंसे हुए हैं इस मामले में कि पिछले दिनों वहां पर जो अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था और उसके साथ जो कुछ हुआ था उसको लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। और दूसरे उत्तर प्रदेश में वहां अखलाक का मामला, जो लिंचिंग को लेकर जो एक बड़ा चर्चित मामला था, उसमें सरकार कोशिश कर रही थी कि जो अभियुक्त है उनके खिलाफ दायर दर्ज मामले वापस ले लिए जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और मामला वापस लेने से मना कर दिया। यह भी कहा कि इसकी जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सुनवाई होनी चाहिए और रोज इसमें गवाहों के बयान दर्ज होने चाहिए। तो एक बड़ा एक सेटबैक है वहां पर यूपी की बीजेपी सरकार के लिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। लेकिन जिस तरीके से कई और मुद्दे हैं, उत्तराखंड का मुद्दा है अमलेंदु जी, वहां पर तो बहुत ही एक कह लीजिए कि एक गंभीर किस्म के आरोप लग रहे हैं। आरोप पहले भी लगे थे लेकिन नामों के खुलासे नहीं हुए थे। अब बीजेपी विधायकों की ओर से ही तमाम उसमें जो अभियुक्त हैं, कौन लोग उसमें फंसे हुए थे, ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से बड़े नेता तमाम मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बचाने की किस तरह से सरकारें कोशिशें कर रही हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, सरकारें बचाने की कोशिश कर रही हैं और अपराधियों और खासतौर से जो यौन अपराधी हैं, जी हाँ, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, इसके प्रमाण मिल रहे हैं। और इसको लेकर पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और बीजेपी सरकारें जो है, बीजेपी दोनों जो है बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई हैं। अंकिता भंडारी का मसला है और इधर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर भी अदालती जो आदेश उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और सरकार की जो नीति है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि भाई अदालत ने ये किस तरीके से फैसला दे दिया कि भाई पूरी ज़िंदगी उनको जेल में नहीं रखा जाता। जब लाइफ सेंटेंस है तो क्यों नहीं रखा जा सकता। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो याचिका जो पीड़ित है उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहरहाल इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे ज़्यादा ये उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यौन अपराधियों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है और उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दे देती है। इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जी, और उत्तराखंड में अमलेंदु जी जो मामला था अंकिता भंडारी का, बहुत ही चर्चित मामला था, उसमें सरकार घिरी हुई थी, लेकिन वहां भी किस तरह से बड़े जो लोग थे उनको बचाने की कोशिशें की गई और अभी तक की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ही उसका खुलासा किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है उस मामले में और किस तरह के नए खुलासे हुए हैं बीजेपी नेताओं की ओर से, किस तरह से ये बातें आई हैं, उनको हम सुनेंगे। पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं वहां पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल। लेकिन ये चर्चित मामला बीजेपी के बड़े नेता और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे आखिरी दम तक बचाने की कोशिशें होती हैं, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। अब यहाँ पर जो इनका कुलदीप सेंगर का मामला आ रहा है अमलेंदु जी, उनको भी किस तरह से बचाने की कोशिशें की गई थी। एफआईआर पहले तो दर्ज नहीं हुई ये, और उसके अलावा एफआईआर जब दर्ज भी हुई तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आखिरकार जब कोर्ट ने उनको सजा दी तब जाकर उनको जेल हुई और उनको विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये बहुत ही एक बीजेपी पूरे मामले में घिरी दिखाई पड़ रही है। पहले सुन लेते हैं उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल क्या कह रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात भी करते हैं। अब एक बार फिर की जा रही है किस तरीके से वहां पर अंकिता भंडारी को की जान ली गई और उसके बाद उस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम
उसमें सामने आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर जब बीजेपी के नेता ही उसमें कई खुलासे कर रहे हैं तो फिर एक बार उच्च स्तरीय जांच की मांग हो रही है। गणेश गोदियाल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो यही बात कह रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होगा अमलेदु जी, जिस तरह से पूरी ताकत के साथ और खुलेआम बचाने की कोशिशें होती हैं, क्या जांच का आदेश देगी सरकार वहां पर? देखिए, जांच का आदेश तो सरकार क्या देगी, क्योंकि अगर जांच का आदेश देना होता तो समझिए जिस तरीके से वहाँ वो जी। जहाँ ये घटना हुई थी, आनंद फानंद में उसे बुलडोजर से ढहा दिया गया ताकि वहाँ सबूत मिटा दिए जाएं। तो ये तो बिना सरकार के इशारे के नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। और उसके बाद भी जिस तरीके से बचाने की कोशिश की गई, वो तो अगर जन आंदोलन खड़ा नहीं होता तो ये हाँ। अपराधी पकड़े थोड़ी ना जाते। उसके बाद भी उनको बचाने की कोशिश हो रही, तो सरकार तो जांच क्या कराएगी। और जिस तरीके से कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी रही यहाँ उत्तर प्रदेश में, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी रही, उसी तरीके से अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं उनके साथ भी वहाँ बीजेपी सरकार खड़ी हुई है। तो गणेश गोदियाल जो है, उन्होंने कल भी जो थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर उत्तराखंड अगले 10 से 12 दिनों में सीबीआई की जांच नहीं करवाती है तो हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। ये उन्होंने कल साफ तौर पर कहा था और कहा था कि सरकार जल्द से जल्द अंकिता भंडारी केस में सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करवाए। तो अब ये सरकार तो कराने नहीं जा रही समय जी, इसके लिए या तो आंदोलन करना पड़ेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से कहना पड़ेगा, ये तभी संभव है, वरना ये होने वाला नहीं है। क्योंकि खुले तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी वो यौन अपराधियों के संरक्षण में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी रहती है। जी बिल्कुल, इसीलिए और ये जो आपने जिक्र किया कुलदीप सेंगर का मामला, उसमें भी बड़े आंदोलन के बाद ही उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन उनको आखिरी दम तक बचाने की कोशिश हुई। पर यहाँ उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी अब किस तरह से, हालांकि ये राहत उनको दिल्ली हाई कोर्ट से मिली है, लेकिन कोर्ट के इन फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको एक बार। सवाल उठ रहे हैं अब जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को राहत दी गई है, यानी उम्र कैद की सजा होने के बाद भी उनकी सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, जमानत दे दी है। हालांकि कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन प्रतिबंधों का कितना असर होता है ये कई मामलों में साफ दिखाई पड़ता है, वो भी कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के लिए जो हर तरह से मजबूत है और जो अपनी इस मामले में फंसे होने के बावजूद किस तरह से पूरी की पूरी सरकार लगी रही उनको बचाने में। इतने बड़े जन आंदोलनों के बाद उनकी जाकर कहीं उनके खिलाफ एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और फिर कोर्ट ने उनको सजा दी। और इधर इस मामले में जो पीड़ित लड़की है उसने आज वहां इंडिया गेट पर धरना दिया, लेकिन पुलिस बहुत ही बेरहमी के साथ उसको उठाकर ले गई। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की नेता है डॉक्टर रागिनी नायक, एक ट्वीट किया है उन्होंने और लिखा है, उसके उस विजुअल को भी उन्होंने टैग किया है जिसमें उस लड़की को, पीड़ित लड़की को, उन्नाव मामले में जो रेप केस का मामला था, बहुत ही चर्चित मामला था, उसमें उस लड़की को वहां प्रदर्शन कर रही थी, उसको किस तरीके से जबरन खींच कर ले गई। रागिनी नायक लिख रही हैं कि ये उन्नाव गैंग रेप पीड़िता है, इनके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हुई, उसी एक्सीडेंट में बमुश्किल इनकी जान बची, वेंटिलेटर पर 6 महीने इलाज चला और कुलदीप सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पर दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। न्याय की इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी। तो यही बात ये भी कह रही है कि कैसे कई बार जो अदालतों के फैसले होते हैं वो भी बहुत सारे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल समीर जी, अदालतों के फैसले बहुत सवाल उठाते हैं और अदालतों के फैसले पता नहीं किस आधार पे आते हैं, यही समझ में नहीं आता। यह कानून के आधार पे है कि आपकी व्यक्तिगत उसके आधार पे समझ में ही नहीं आता है। अब आप यहाँ तर्क दे रहे हैं कि साहब की चूंकि अगर पुलिस जो है वो पीड़ित की, विक्टिम की अगर काम नहीं कर सकती तो पुलिस की नाकामी पर अपराधी को जमानत मतलब उसे अंदर नहीं रखा जाता हमेशा के लिए। अरे भाई, जब लाइफ सेंटेंस है तो क्यों नहीं उसे लाइफ सेंटेंस मिल सकती, क्यों उसे जमानत मिलेगी। एक तब जिन लोगों के जो ट्रायल केसेस हैं समीर जी, जिनके पास कुछ अभी कोई चार्जशीट नहीं है, वो 7-7 साल से जेलों में बंद है, उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी जमानतें खारिज हो रही हैं। और दूसरी तरफ 15 लाख के बॉन्ड पर ही यहाँ जमानत मिल जाती है एक अपराधी को जिसको सजा मिल चुकी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये साफ तौर पर समझा सकता है कि किस तरीके से अदालतों में फैसले भी आते हैं तो उन पर भी सवाल उठते हैं। अब अदालतों पर अगर समीर जी इसी तरीके से फैसले आते रहे और सवाल उठते रहेंगे तो ये बड़ा संकट हो जाएगा देश के सामने कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा वो किस तरीके से कायम रहे। ये एक बड़ा गंभीर संकट है। तो ये आत्मचिंतन करने की आवश्यकता न्यायपालिका को भी है कि आपके फैसले जिस तरीके से आते हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ता है।
ये बड़ा सोचने वाला जी बिल्कुल, ये इसीलिए तमाम सवाल उठ रहे हैं और बहुत लोग इसको लेकर बहुत चिंतित भी हैं। योगिता भयाना है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, महिला अधिकारों के लिए लड़ती हैं। चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो या फिर ये उन्नाव रेप पीड़िता का मामला हो, उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी थी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस फैसले को बता रही हैं कि उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद उनको जमानत मिल जा रही है। ये किस तरह का न्याय है? एक बार सुनेंगे क्या कह रही हैं योगिता भयाना। और इधर बीच इस तरह पीड़ित लड़की को, उन्नाव की जो रेप पीड़िता लड़की है, उसको इंडिया गेट पर वो प्रदर्शन कर रही थी, अपनी बात, अपनी आवाज उठा रही थी, लेकिन उसको वहां से भगा दिया गया, जबरन वहां से हटा दिया गया। यानी अपनी बात को, अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज करने की भी अनुमति नहीं मिली। दूसरी ओर जो सजा पाए हुए, उम्र कैद की सजा पाए हुए कुलदीप सेंगर को अदालत से, दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल रही है। तो कई सारे फैसले होते हैं, तो सुनते हैं क्या कह रही हैं महिला एक्टिविस्ट है योगिता भयाना, वो इस पूरे मामले में है। और बहुत उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है अमलेंदु जी, जो ये चूंकि कई सारे इस तरह के मामलों में इन्होंने भी काफी लड़ाई लड़ी है, कह रही है हमें न्याय प्रक्रिया पर भी भरोसा उठ रहा है। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, बिल्कुल और गंभीर है, बहुत गंभीर मामला है ये। न्याय प्रक्रिया से भरोसा उठने का मामला निश्चित तौर पर है जी, कि आप एक तरफ मतलब कह रहे हैं कि साहब चूंकि दिल्ली पुलिस जो है वो विक्टिम की रक्षा नहीं कर सकती, मतलब कोई भी पुलिस जो है, तो पुलिस की नाकामी के लिए उसको हम हमेशा जेल में नहीं रख सकते। तो ये तर्क जो है, तो भाई जब लाइफ सेंटेंस किस लिए है? जमानत तो बाहर मौज करने के लिए नहीं है लाइफ सेंटेंस। तो अब ये जिस तरीके की आ रही हैं अदालतों से फैसले आ रहे हैं, तो इस पर भी अब काफी ज्यादा बहस होने लगी है कि आखिर न्याय प्रक्रिया पर भरोसा कैसे कायम रहे। ये एक बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है समीर जी। बिल्कुल। और इधर अमलेंदु जी, जिस तरह से कल अखलाक वाले मामले में 2015 का बहुत ही चर्चित मामला था कि गो मांस रखने के आरोप में उसको पीट पीट के मार डाला उसके आसपास के लोगों ने। हालांकि बाद में पता चला कि वो गो मांस था भी नहीं जब उसकी जांच रिपोर्ट आई, लेकिन इस मामले ने एक लिंचिंग, एक शब्द बहुत प्रचलित हो गया और काफी राजनीति की ये मामला रहा। उसमें कई लोगों के खिलाफ जांच हुई, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन अब उनके मामले सरकार वापस ले रही है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को वापस करने से मना कर दिया और कहा कि ये वापस नहीं लिया जाएगा, इनके खिलाफ मामला चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और रोज की रोज ये इस पर गवाही, जो गवाह है उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो एक बड़ा झटका, हालांकि कोर्ट्स की तरफ से, अब जैसे कुलदीप सेंगर का मामला है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ कई बार कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं जिससे लोगों की आशा, उम्मीदें बनी रहती हैं। हाँ सभी जी, कुछ फैसले होते हैं जिनसे उम्मीदें बनी हुई रहती हैं, निश्चित तौर पर सही है। और लेकिन ये जो फैसला है अखलाक वाला जी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समीर जी समझा जा सकता है कि इसमें सरकार जो थी वो चाहती थी कि ये केस जी विड्रॉ हो जाए, वापस हो जाए। और लेकिन अदालत ने साफ मना कर दिया कि वापस नहीं। और जो सख्त टिप्पणी भी की कि ये बिल्कुल इसमें कोई तर्क नहीं है, आधारहीन है, यानी एक तरीके से बकवास है आपकी याचिका ये वापस लेने की, ये अदालत का कहना। तो ये बड़ा झटका जो है वो बीजेपी के लिए समझा जा सकता है, बीजेपी सरकार के लिए समझा जा सकता है। और ये तीनों मामले जो आज चर्चा में है समीर जी, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर वाला मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, ये तीनों मामले ये दिखाते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ जो है वो उनका संरक्षण करने का काम करती है। ये इस पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष यही बात लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपराधियों की संरक्षक पार्टी बनकर उभरी है जी, ये विपक्ष के साफ तौर पर आरोप है जी। बिल्कुल, वहाँ अपराधियों का एक तरीके से उनको, अगर उनकी पार्टी से जुड़े हैं तो वो किसी भी तरीके के अपराधी हो, आर्थिक अपराधों के मामले उन पर दर्ज हों या फिर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हों या फिर इस तरह के संगीन मामले, रेप और मर्डर जैसे मामले अगर उन पर दर्ज हैं, फिर भी उनको बचाएगी और पूरी कोशिश करेगी। लेकिन कई बार होता क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया उनको कहीं न कहीं उनको एक तरीके से धता बता देती है और वो अपनी मजबूती को दिखाती है कि न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का भरोसा ना उठने पाए। अखलाक मामले में जिस तरह से अभियुक्तों के खिलाफ मामला वापस लेने की यूपी सरकार कोशिश कर रही थी, उसको एक बार आईना दिखाया है कोर्ट ने। और सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, क्या उनको सुनते हैं क्या कह रही हैं, क्यों इस मामले को वापस लिया जा रहा था। और ये सारे मामले जो है वो राजनीति से जुड़े हैं, जो योगिता
रीता बयाना कह रही कि कुलदीप सेंगर को इसलिए बाहर निकालने की कोशिश की गई ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसका फायदा लिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल यही आरोप है, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि ये क्यों इस तरीके से किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से क्यों इनकी मदद करती है। यानी ये जो बाहुबली समझे जाते हैं, वो चाहे किसी भी अपराध में हो, किसी भी तरीके के, तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब बाहुबली जनता पार्टी हो गई है, ये समझा जाए तो हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। हम तो नहीं जानते ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो साफ तौर पर यही आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी रहती है और जनता के खिलाफ है, अपराधियों के साथ है, और अपराधियों के बल पे ही चुनाव जीतना चाहती है। ये विपक्ष के आरोप। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। गंभीर मामले हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से घेर रहे हैं कि किस तरह से बड़े और गंभीर और संगीन अपराधों में लिप्त नेताओं को बचाने का काम करती है और यहां तक कि सजा याफ्ता लोगों को भी बचाने की पूरी कोशिश कर रही, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, अखलाक की लिंचिंग से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर अंकिता भंडारी के मर्डर का केस हो। तो बुरी तरीके से सारे मामलों में घिरी है और विपक्ष हमलावर है सरकार पर, बीजेपी पर, कि किस तरह से वो बचाव करती है। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों पर किस तरीके से तमाम एजेंसियों की नकेल कसी जाती है, एजेंसियों के जरिए, पुलिस के जरिए, और किसी भी छोटे से मामले में लंबे समय तक उनको फंसाए रखने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ेगा भी नहीं, चूंकि समीर जी सरकार की विपक्ष का जो आरोप सरकार के इशारे पे ही किया जाता है, सरकार के कहने पे ही किया जाता है, और सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, साफ तौर पर कहना है। सचिन पायलट है, कांग्रेस के नेता हैं, कल वो थे बेंगलुरु में, और उन्होंने DK शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम लोग सुन सकते हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि किस तरीके से इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है और इसके जरिए जो है विपक्ष को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। ये सचिन पायलट का साफ तौर पर कहना है। जी बिल्कुल, दबाव बनाया जाता है और यहाँ तक दबाव बनाया जाता है कि ये अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ चले आए या उसके समर्थन में चले आए। सुनते हैं सचिन पायलट को, क्या कुछ कहा उन्होंने। ठीक कह रहे हैं कि मैंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी CM DK शिव कुमार जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैठे भी थे DK शिव कुमार, उनके ऊपर भी तमाम मुकदमे के दर्ज हैं और गिरफ्तारी की तलवार एक तरह से लटकी रहती है। बीजेपी विपक्षी पार्टियों को परेशान करने और डराने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती रहती है। ये अब कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है कि LOP राहुल गांधी जी कई ज़रूरी नेशनल मुद्दों पर एक मजबूत और भरोसेमंद आवाज़ बनकर उभरे हैं, जिन्हें जनता का बहुत सपोर्ट मिला है। खास बात यह है कि जैसे ही पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने वाला था, ED ने हमारे सम्मानित नेताओं के खिलाफ बेबुनियाद नेशनल हेराल्ड केस में चार्ज फाइल कर दी। हालांकि कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान तक नहीं लिया, जिससे केस के पीछे की पॉलिटिकल मंशा सामने आ गई। तो ये बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई पड़ता है कि ये एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं और इन एजेंसियों को कैसे बार बार कोर्ट से फटकार भी मिलती रहती है, लेकिन इनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ बिल्कुल, इनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है किसी भी तरीके का समीर जी, और ये साफ तौर पर समझा सकता है कि एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। जी, लोकसभा चुनाव से पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ, और उसके बाद फिर जब अदालतों से फटकार लगने लगी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने लगी, तब जाके थोड़ा सी लगाम कसी। लेकिन अभी भी जो है वो पूरी तरीके से लगाम जो है वो कसी नहीं गई है, अभी भी फिर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जानते हैं कि ये सारे मामले जाकर अदालतों में खारिज हो जाएंगे। अब यही नेशनल हेल्थ केस जो है 11 साल से चल रहा था, आपने बीच में बंद कर दिया, फिर आपने खोल दिया, फिर आपने इस पर पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला, अब आपने जाकर एकदम से चार्जशीट दाखिल कर दी और अदालत ने आपकी चार्जशीट उठाकर फेंक दी, ये कहते हुए कि एकदम बकवास है और इसमें कोई FIR दर्ज नहीं है, तो आप गिरफ्तार कैसे कर लेंगे किसी को, आप चार्जशीट कैसे दाखिल कर देंगे। जी भाई, अगर कोई कत्ल हुआ होगा तो उसकी कत्ल की FIR होगी ना, या बिना कत्ल की FIR किए हुए आप फांसी किसी को दिलवा देंगे। ये एक सामान्य सत्ता को जो है अपराध शास्त्र का, तो उसमें इस तरीके से उसकी टिप्पणी आई थी। लेकिन राहुल गांधी अभी जर्मनी में थे और जर्मनी में राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि राहुल गांधी ने क्या क्या दिया, राहुल गांधी ने वहां अपमान कर दिया ये। लेकिन राहुल गांधी ने वहां कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं समझी थी, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यही थी कि इंडिया गठबंधन को लेकर उनसे पूछा गया तो उनका ये था कि इंडिया गठबंधन एक जो सेंटर पॉइंट है उसका ये है कि वो RSS और BJP की पॉलिसीज के खिलाफ है। साफ सी बात तो ये है। पहले हमारी अपनी टेक्निकल पॉलिसीज है, उसमें रणनीतियाँ हमारी हैं,
जिसके तहत हम कहीं आपस में संघर्ष करते हैं, कहीं हम लड़ते हैं, लेकिन जब एक कोर मुद्दे की बात आती है तो हम आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ है, जबकि एनडीए जो है उसमें ये बात नहीं है। जी। एनडीए आरएसएस के मुद्दे पर एकजुट नहीं है। तो ये जो दोनों का अंतर है, ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने वहां जर्मनी में बताया। हम लोग सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी क्या कहा, अंग्रेजी में है लेकिन इसका हम हिंदी अनुवाद भी बता जी बिल्कुल, और ये बात राहुल गांधी तमाम दूसरे जगहों पर और पार्लियामेंट में भी कई बार कह चुके हैं। अभी पिछले सेशन जो अभी विंटर सेशन खत्म हुआ है उसमें भी उन्होंने बात कही थी, जिसको लेकर जब वहां पर वोट चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही थी, स्पीकर ओम बिरला ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें वो चुनाव सुधार से ही संबंधित है, आप इस पर रोकिए नहीं। हाँ बिल्कुल, कहा कि चुनाव सुधार से ही संबंधित है जी। और चुनाव सुधार पर आप सुझाव दीजिए। हाँ। हमने तो चुनाव आयोग को दिए हैं सुझाव, चुनाव आयोग ने माना ही सुना ही नहीं। हम मिलने का समय मांगते रहे, हमको समय नहीं दिया जी। हमने भेजे हैं उनको सुझाव। आप कह रहे हैं फिर से सुझाव दे देंगे, लेकिन चुनाव तैयार तो हो सुझाव लेने के लिए। अब चुनाव आयोग पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है जो पूरी तरीके से गिर गया है। लेकिन पहले हम लोग राहुल गांधी को सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने वहां कहा क्या था, फिर हिंदी में हम लोग जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने वहां पर जर्मनी में क्या कहा उसको सुनेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने वही सारी बातें कही हैं जो यहाँ पर उन्होंने संसद में भी कही हैं, और लगातार पिछले काफी समय से वो इस मुद्दे को लेकर काफी वोकल है और इसको लेकर कई यात्राएं कर चुके हैं, कई रैलियां कर चुके हैं। और केवल राहुल गांधी नहीं, उस मुद्दे को पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष बार बार उठा रहा है, लेकिन यहां बीजेपी के तमाम नेता उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या है और उसके बाद फिर कि यहां किस तरीके से चर्चा हो रही। लेकिन एसआईआर पर जिस तरह से एक बड़ा खुलासा फिर हुआ है, रोज वहां पर हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन एसआईआर के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, सरकार क्या करा रही है चुनाव आयोग के जरिए, इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। खैर, पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने जर्मनी में क्या कुछ कहा। Successful at doing it. Now there's a new model which says actually we don't want to have this conversation. We're going to decide everything, and we know better than what the people of India know. And that's where I have a problem. Because for me, India is its people, and there is nobody who knows better for what India needs than the people of India. You know, on the India alliance thing, see, you tend to see the alliance building up when an election comes. Look at it slightly differently. All the parties of the India alliance do not agree with the basic ideology of the RSS. That's the point, right? And you can ask any of them. None of them will tell you that actually we believe in the ideological position of the RSS. So we are very much united on that question. But we have tactical contests that take place, and we will continue to have them. But you will see that when it comes to the opposition requiring unity, and you see it every day in Parliament. For example, we are very united, and we will contest the BJP on laws that we disagree with. It's a deeper battle now than simply elections. Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing. Is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. So when for example we see a BJP leader voting in Uttar Pradesh and then voting again in the Haryana election, what the BJP is saying is this guy is worth two people. Or when you have one woman who votes 200 times in a polling booth in Haryana, what the BJP is saying is this woman has 200 times the value
उपरे नाचायला लागले आणि त्यावेळेला न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुखांना शिवसेनेला जन्म द्यावा लागला. साधारणतः 60-65 वर्ष आता होतील, पुढच्या वर्षी शिवसेनेला 60 वर्ष होतील. इतकी वर्ष व्यवस्थित गेली आणि आज परत आपण पाहतो आहोत की मुंबईचे लचके, मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्यावेळेला ज्यांना मुंबई पाहिजे होती त्यांचेच प्रतिनिधी, जे वरती दोघं जण, वरती म्हणजे इकडे नाही दिल्लीत बसलेले आहेत, त्यांचे मनसुबे आहेत. आणि आत्ता जर का आपण भांडत राहिलो तर मग तो जो काय संघर्ष, ते जे काय हुतात्मा स्मारक आहे त्याचा मोठा अपमान होईल. आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं, एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही. शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. उत्साह अमाप आहे. मी तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून, मला कल्पना आहे की आज केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश बघतोय. मी सर्वांना विनंती करतोय, आवाहन करतोय आणि एक सूचना सुद्धा करतोय, कारण मागे विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, जे काय बाकी बोलायचं आहे ते सगळं जाहीर सभा जेव्हा सुरू होतील त्यावेळेला बोलूच आम्ही. परंतु माझी एक मुलाखत झाली होती आणि मी मुद्दामून आठवण करून देतो त्या गोष्टींची. आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आणि मला असं वाटतं तिथून त्या आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली. कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय, हा नाही सांगणार तुम्हाला. महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत. त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ॲड झालेल्या आहेत. ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल. ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल. आज फक्त आपल्यासमोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली, हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत. धन्यवाद. वहाँ पर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन है, उसके लिए एक बड़ा सेटबैक है अमलेंदु जी. बिल्कुल, ये एनडीए के लिए यानी महायुति जो कहलाता है जी हाँ, महाराष्ट्र में, महायुति, हाँ. उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है. चूंकि दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो हैं, जो कहा जाए, वो अब एक साथ आ गए हैं. तो ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना जो है वो बहुत कुछ मायने रखता है, खासतौर से मुंबई में बीएमसी के लिए जी. और समीर जी, देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की सरकार जो गिराई गई थी वो गिराई ही बीएमसी के लिए गई थी जी. क्योंकि जिस तरीके का आरोप लगता है कि सब बीजेपी के खून में व्यापार है, जो मोदी जी कह चुके हैं उनके खून में व्यापार है, तो व्यापार जो है वो मुंबई की बीएमसी से बहुत अच्छा हो सकता है. तो इसीलिए ये किया गया था. तो अब लेकिन इसमें जिस तरीके से ठाकरे बंधु साथ साथ आए हैं, इसका निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ेगा. ये बड़ी उठापटक जो है महाराष्ट्र की राजनीति में मानी जा रही है. और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई और इसलिए तोड़ी गई कि बीएमसी पर कब्जा किया जाएगा, तो वो सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ठाकरे बंधु अब एक
साथ आ गए हैं, तो आपस में इनका संघर्ष नहीं होगा, एक साथ होंगे तो एक बड़ी ताकत यहाँ पे दिखाई होगी। जी बिल्कुल, वहां पर एक बड़ी ताकत के रूप में और पहले भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक साथ आने पर ये मजबूत स्थिति में वहां रहेंगे और इसीलिए ये गठबंधन किया गया है। तो अब एक बड़ा एक राजनीतिक ये खबर है वहां से, महाराष्ट्र से, मुंबई से बीएमसी चुनाव के लिए किस तरीके से दोनों ठाकरे यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं और उन्होंने चुनावी गठबंधन किया है। अब इसका असर कितना होता है ये देखना होगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये गठबंधन बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरेगा और महायुति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है इन दोनों का एक साथ आना। और इधर जिस तरीके से यहाँ राजनीति चल रही है और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, तमाम अपराधों में घिरे हुए लोगों को बचाने की कोशिशें कर रही है पार्टी, राज्य सरकारें, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन राहुल गांधी को जो अभी हमने सुना, जो कुछ उन्होंने बातें कही थी इंडिया गठबंधन को लेकर और एनडीए सरकार की नीतियों को लेकर, उस पर कई सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव के समय संसद का जब सत्र चल रहा होता है तब क्यों विदेश चले गए। तो उसको लेकर शमा मोहम्मद है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उन्होंने सफाई दी है और बताया है कि ये अचानक प्रोग्राम नहीं था, बहुत पहले का प्रोग्राम था और तब सत्र की घोषणा भी नहीं हुई थी। अमलेंदु जी, हाँ, तब सत्र की घोषणा भी नहीं हुई थी, पहले से प्रोग्राम तय था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए। चले, हाँ, वो तो खैर कई अक्सर जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री को तो मालूम था ना कब सत्र होना है जी, तो प्रधानमंत्री क्यों चले गए? भाई लोगों तो बाद में मालूम पड़ा कि सत्र होना है, प्रधानमंत्री से पूछ के ही किया हुआ। किरण रिजिजू की इतनी हिम्मत थोड़ी कि पहले सत्र बुला लें प्रधानमंत्री से पूछे हुए। लेकिन तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखकर फिर क्यों नहीं तय किया गया? तो इसी को लेकर शमा मोहम्मद जो है वो सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री को जब कहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं होते हैं। जब देश के अंदर संकट था, यहाँ बड़ी दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं थे, भूटान में थे। इसी तरीके कई सारे सवाल शमा मोहम्मद ने उठाए, हम लोग उनको सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कह रही हैं शमा मोहम्मद, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। राहुल गांधी जर्मनी गए थे अभी, क्योंकि जर्मन की जो सरकार है उन्होंने राहुल गांधी को निमंत्रण दिया था 4 महीने पहले। ये सब फिक्स हुआ था 4 महीने पहले, अभी नहीं है। तो ये गलत है कि राहुल गांधी संसद में नहीं है। जो संसद में नहीं है वो है देश की प्रधानमंत्री। देश की प्रधानमंत्री एक गेस्ट के नाते आता है संसद के अंदर। जब वो भाषण देते उसी समय प्रधानमंत्री होता है, दूसरे समय प्रधानमंत्री नहीं होता है। और मैं आज ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया से वापस आ गया हिंदुस्तान में, लेकिन पीड़ित परिवार को मिलने के लिए नहीं गया जम्मू कश्मीर। वो गया कहाँ? बिहार, क्योंकि बिहार के चुनाव में प्रचार करने के लिए रैली में गया था प्रधानमंत्री। अभी 1 महीने पहले रेड फोर्ट के बाजू में एक और आतंकवादी हमला हुआ था, 15 लोग मर गए थे, उनका देहांत हुआ था। प्रधानमंत्री थे उस समय इस देश में, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया? हॉस्पिटल भी नहीं गया। जो घायल हुआ था उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं गया। प्रधानमंत्री गया कहाँ? भूटान, वहां के जो राजा है उसके बर्थडे मनाने के लिए। शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जब अपने लोग मरते हैं, जब अपने लोग घायल होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे काम के लिए चले जाते हैं। और अभी हमारे जो नेता राहुल गांधी को आप सवाल पूछ रहे हो, राहुल गांधी को सवाल मत पूछिए, आप अंदर देखिए। और जो इस कुर्सी का जो गरिमा है, प्रधानमंत्री के जो कुर्सी का गरिमा है, वो रखिए प्रधानमंत्री। शमा मोहम्मद है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और कह रही हैं कि 4 महीने पहले ही जर्मनी की सरकार ने उनको ये इनविटेशन भेजा था और उस तभी से ये प्रोग्राम उनका तय था कि उन्हें वहां जाना है। और कई जगहों पर उनके और कार्यक्रम भी रहे। वहां पर जो पूर्व जो चांसलर थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई राहुल गांधी की, और वहीं उन्होंने ये बातें कही है, वो बातें कही हैं जो पार्लियामेंट में वो कह के गए थे, इसी सत्र में कह के गए थे। हाँ बिल्कुल, इसी सत्र में कहकर गए थे, वही सारी बातें कही हैं। किस तरीके से मोनोपोली जो है जी, उसको लेकर बातें राहुल गांधी ने कही है। मोनोपोली किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से भारत की विदेश नीति जो है वो डगमगा रही है, इसको लेकर राहुल गांधी जो बातें यहाँ कही है वही बातें उन्होंने वहाँ भी कही है। लगभग बातें एक सी हैं, कोई अलग नहीं है। सिर्फ अगर इस बात को देखा जाए कि हम इंडिया अलायंस को लेकर जो पूछा गया उनसे, उस पर उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा के आधार पर किस तरीके से एकता है, रणनीतिक साझेदारियाँ हैं, ये सब सारी बातें भी कही। लेकिन जो बातें कही थी वो सारी बातें उन्होंने वहाँ भी वो कही। और आज एक वीडियो भी राहुल गांधी ने जारी किया है, वैश्य समाज के साथ उन्होंने संवाद किया है। जी हाँ,
तो वो हम लोग देख सकते हैं राहुल गांधी उस पर क्या लिखा वैश्य समाज के साथ बात करते हुए। तो जो मोनोपोली की बात है, हाँ। वो मोनोपोली की बात यहाँ भी वैश्य समाज के साथ राहुल गांधी कर रहे जी हैं, हाँ। और जर्मनी में जा रहे हैं तो वहां भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वहां का BMW की कार देख रहे हैं कि उसका संयंत्र देख रहे हैं जी। कि किस तरीके से वहाँ उत्पादन हो रहा है, किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है, उसको देख रहे हैं। यहाँ किस तरीके से इनोवेशन हो रहा है उसको देख रहे हो, किस तरीके से यहाँ मोनोपोली स्थापित की जा रही है और इनोवेशन पे खर्च नहीं हो रहा है, जी। ये भी राहुल गांधी कह रहे जी। हैं। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, उनका जी। ट्वीट और वीडियो भी। जी बिल्कुल, देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मुलाकात की, और ये वीडियो भी देखते हैं उन वैश्य समाज के लोगों ने, और इसके पहले भी कई अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं और उसको हल करने की भी कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं, आश्वासन भी देते हैं। तो ये देखते हैं पहले वीडियो, और क्या लिखा है इसमें कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। व्यापार संवाद में वैश्य समाज की इस पीड़ा ने सच में झकझोर कर रख दिया है। ये व्यापारियों का कहना है कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान दिया, आज वही हताश है। ये खतरे की घंटी है। सरकार ने मोनोपोली को खुली छूट दे दी है और छोटे मध्यम व्यापारियों को ब्यूरोक्रेसी और गलत GST जैसी खराब नीतियों की जंजीरों में बांध दिया है। ये सिर्फ नीति की गलती नहीं, ये उत्पादन, रोजगार और भारत के भविष्य पर सीधा हमला है। बीजेपी सरकार की इसी सामंतवादी सोच के खिलाफ लड़ाई है, और इस लड़ाई में देश के व्यापार की रीढ़ वैश्य समाज के साथ मैं पूरी ताकत से खड़ा हूं। देखते हैं इस वीडियो को जो उन्होंने वैश्य समाज के लोगों से मुलाकात की। ये अग्रवाल नेम की हिस्ट्री क्या है? दे आर जॉब क्रिएटर्स। उसकी प्रमुख भूमिका है देश के आर्थिक विकास में। हिंदुस्तान में चैरिटी होती है उसका 66% का। अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मीडिया जगत से हमारे अनेक लोग, उद्योगों में, फाइनेंस में, हर चीज में देश को योगदान अग्रवाल समाज दे रहा है। अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा व्यापार पे फोकस करता है, और व्यापार जब करता है सब कुछ अपना दाव पे भी। छोटी छोटी कॉलोनियों में जो अपना धंधा चला रहे सर, वो बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है। You are connectors in the economy. You connect the farmer to the table. You connect wood to the finished product to the kitchen. You are the connectors. They don't seem to understand that you need connectors. ये अग्रवाल नेम की हिस्ट्री क्या है? महाराजा अग्रसेन जी राजा हुए हैं हरियाणा में, तो उन्होंने देश को समाजवाद का सिद्धांत दिया। 1 ईंट और 1 रुपया, उनके राज्य में जो भी व्यक्ति आता था उसको 1 ईंट और 1 रुपया प्रत्येक व्यक्ति देता था, जिससे उसको कार्य करने की पूंजी और रहने के लिए आवास उपलब्ध होता था। तो वो समाजवाद के सिद्धांत के आधार पे ही अग्रवाल समाज की स्थापना हुई, जिसमें हम अग्रसेन जी महाराज हमारे पितृपुरुष हैं, माता महालक्ष्मी हमारी कुलदेवी हैं, और हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मीडिया जगत से हमारे अनेक लोग, उद्योगों में, हर चीज़ में, फाइनेंस में, हर चीज़ में देश को योगदान अग्रवाल समाज दे रहा है। उसकी प्रमुख भूमिका है देश के आर्थिक विकास में। हिंदुस्तान में 5% लगभग अग्रवाल है, लेकिन जो हिंदुस्तान में चैरिटी होती है उसका 66% करते हैं। समाज के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ है कि दे आर जॉब क्रिएटर्स। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट कैन नॉट गिव जॉब टू एवरीबॉडी, लेकिन हर दुकानदार, चाहे उसकी अगर चाय की भी दुकान है, जनरल स्टोर भी है, तो भी उसकी दुकान पे 1-2 लोगों को वो जॉब प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे बड़े जॉब क्रिएटर इंडिया में अगर कोई कम्युनिटी है तो दैट इज अग्रवाल कम्युनिटी। You are connectors in the economy. Yes. Right? Meaning that you connect the farmer to the table, you connect the wood to the finished product to the kitchen, you are the connectors. They don't seem to understand that you need connectors. You cannot do without connectors. It cannot be that just you have one guy sitting on the top and वो सबका मतलब खून चूस रहा है ऊपर से। सर they will understand, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी उस चीज से। हाँ, and damage will be tremendous. जैसे अभी इंडिगो के साथ हुआ, ऐसे ही हमारे सेक्टर्स के साथ होगा सर। मोनोपोलाइज हो गया, इंपोर्ट बेस हो गया, खाने के लिए अरे देखेंगे भाई कौन इंपोर्टर। So what is the issue? आजकल एक समस्या जरूर है, एक डर का माहौल सब में है। आपके यहाँ भी आने से ना कुछ लोगों को डराया जाता है। कुछ लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि आपके पास आएंगे मिलने, तो अगर वहाँ पता चल गया तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक डर का माहौल जरूर है। और व्यापारी, देखिए एक चीज जो पिछले सालों में हुई है, व्यापारी को किस तरह चोर बना दिया गया है। लोग ये रियलाइज नहीं करते, जो लोग व्यापार करते हैं वो सबसे पहले अपने घर से पूंजी लगाते हैं। आज व्यापार आप करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, अगर नुकसान होता है आपका घर बार सब कुछ बिक सकता है। एक ये जरूर माहौल जो देश में बन गया है कि व्यापारी तो चोर है, सिर्फ चोरी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा जॉब क्रिएटर है, देश में जो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है उसमें व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। और जो अग्रवाल समाज है सबसे ज़्यादा व्यापार पे फोकस करता है, और व्यापार जब करता है सब कुछ अपना दाव पे भी लगता है। फिनिश गुड है, पहले वो 12% वाला हम बाई करता था, अभी गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो 12% वाला हम 5% कर रहे हैं। शूज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है सर कि जो चमड़ा है
उसको 18% पे ले गए और शूज़ को 5% पे ले आए। तो जब आपने कॉस्ट तो कम करी नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल पे रेट बढ़ा दिए हैं, तो इस तरह से खाली आई वॉश है। जीएसटी को लेके आप कितनी भी बातें नहीं तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये सर, कॉस्ट तो उतरी रहेगी सर। हाँ, बट फिर कर क्यों रहे हैं? जैसे मैं ग्रेन से ट्रेड करता हूँ सर, पल्सेस से ट्रेड करता हूँ। आप एक चीज बताइए सर, हम 5 साल से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि का वो कर रहे हैं। आत्मनिर्भर छोड़ो सर, हम आयात निर्भर हो गए, इंपोर्ट डिपेंडेंस हो गए। एक सिंपल सी बता दो, कौन सा इनके पास इकोनॉमिस्ट है कि हम किसान की आमदनी डबल करेंगे, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करेंगे। सर 8,000 रुपये तुअर की MSP है आज की डेट में, ठीक है ना। गवर्नमेंट की प्रिक्योरमेंट नियर 7 to 8% है। 5,000 रुपये में अफ्रीका की तुअर आ रही है, 5200 रुपये में, 5500 रुपये में म्यांमार से तुअर आ रही है। तो हम किसान को पागल बना रहे हैं, व्यापारी को पागल बना रहे हैं, सरकार को। तो इज इट 30% बिलो MSP? बट इज इट कंफ्यूजन और इज इट मैलिस? Sir, it is not a confusion, sir. They are just making up. But why do malice to so many people? What is the idea? Sir, there is no clarity at the level of the government. No clarity. Right. Just somebody gives an idea, they just implement it. The media is open to them. Everything is printed over there. लोगों के दिमाग में वही बैठ जाता है कि गवर्नमेंट has done the right. लेकिन एक्चुअल में it is not. सर मैं अपने केमिकल सेक्टर का बताता हूँ आपको। केमिकल्स के अंदर मेजर प्रोडक्ट्स सब इम्पोर्टेड है। इंडियन इंडस्ट्री नहीं फ्लरिश कर रही। एक छोटा सा प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड। सर कोई भी फूड वहां पर वैश्य समाज के लोग बता रहे हैं राहुल गांधी को, और किस तरीके से वो उदाहरण देकर भी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ मोनोपोली स्थापित की जा रही है हर क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है, जो छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, उन सब का अपना व्यापार कैसे खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है, मझोले व्यापारियों का खत्म हो रहा है जी। पहले नोटबंदी से कमर तोड़ी गई, फिर GST से कमर तोड़ी गई, ये राहुल गांधी बता रहे हैं और ये व्यापारी भी बता रहे हैं समीर जी। और आपको याद होगा कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पे बहस चल रही थी, तो ASG राजू थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी उपस्थित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं दूसरी अदालत में हूँ, उसमें GST के 350 केसेस लगे हुए हैं। GST के 350 केसेस लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में समीर जी। और GST को ले आया गया है PMLA एक्ट के अंतर्गत। यानी अब ED जो है आपकी ₹1 की GST की अगर कोई अकाउंट में गड़बड़ी हो गई तो आपको उठाकर ले जाएगी और बिना कुछ पूछे हुए उठाकर बंद कर देगी और 6 महीने आपकी जमानत भी नहीं होगी। तो ये कर दिया, तो ये मोदी जी ने किया है। तो किस तरीके से छोटे व्यापारियों का गला मरोड़ा जाए, उनके व्यापार खत्म किए जाए ताकि उनके मित्र जो हैं उनका कारोबार फले फूले, ये राहुल गांधी बता रहे हैं कि व्यापारियों ने उनसे ये कहा और वो ये सारी बातें यहाँ पर सामने आई। जी बिल्कुल, व्यापारी वहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरा उनका व्यापार जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गया है और कैसे व्यापार में एक मोनोपोली, एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यानी हर चीज किसी एक व्यक्ति को, एक उद्योगपति को, एक समूह को देने की तैयारियां हो रही हैं, कोशिश हो रही है और दिया जा रहा है। और उसी में इंडिगो का भी उदाहरण दिया जा रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ मिलकर उनकी बातें सुनकर कई बार राहुल गांधी इस तरह के वीडियो जारी करते हैं, वो दिखाई पड़ता है। और इधर अमलेंदु जी, बीजेपी के जो अभी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा अभी तो है, अभी है, वही तो कह रहा हूँ कि अभी वो पहले कार्यकारी अध्यक्ष बिना बताए हुए कार्यकारी अध्यक्ष हो गए नितिन नवीन और नड्डा जी हो गए अध्यक्ष जी। मतलब पहले बताया गया था कि नड्डा जी कार्यकारी है, एक्सटेंशन पे है, लेकिन जो नितिन नवीन बन गए अचानक से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बताया कि नड्डा जी अभी अध्यक्ष है। हाँ, तो अब ये जबकि कहते हैं कि हमारे यहाँ निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता डेमोक्रेटिक तरीके से, और 2 बार से ज्यादा कोई उनके यहाँ हो नहीं सकता उनके संविधान में। जी हाँ, ये संविधान बिना बदले हुए नड्डा जी अभी तक अध्यक्ष बने हुए। बहरहाल हाँ, बात तो खैर वो अब JP नड्डा ने एक बयान देकर अपनी ही सरकार को और सरकार उनकी कैसे काम करती है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है अमलेंदु जी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सवाल उठा दिया समीर जी। और आप लोगों को याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा जी, कि छत्तीसगढ़ में एक झीरम घाटी कांड हुआ था। उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस के लगभग 2.5 दर्जन नेता जो थे वो एक नक्सली हमले में उनकी जान चली गई थी जी। और उसको लेकर नड्डा जी ने बयान दे दिया कि साहब की कांग्रेस के लोग जो थे वो अंदर से मिले हुए थे, इसकी वजह से ये हुआ। अब इसको लेकर बहुत सवाल उठाना। एक तो सुशील आनंद शुक्ला हैं
वहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जी। उन्होंने कहा कि नड्डा जी की NIA से जांच होनी चाहिए। हाँ। इनको मालूम है कि उस अपराध में कौन कौन शामिल था, जी। ये बताएं कि ये घटना कैसे हुई। हाँ। एक तो ये, दूसरा TS सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उन्होंने भी JP नड्डा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए कि भाई आपको मालूम था तो आपकी कैसी सरकार है जब तक आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। जी। तो TS सिंहदेव जो कह रहे हैं उसको हम लोग सुन सकते जी हैं। बिल्कुल, यानी JP नड्डा एक तो ये बयान देकर घिरे हुए हैं, लेकिन अपनी पूरी सरकार और उनकी सरकार काम कैसे करती है कि चीजों को छिपाती है और समय आने पर उसको फिर वो डिस्क्लोज करती है, ये चीज भी वो बता रहे हैं। यानी अपनी पूरी सरकार के काम करने के पैटर्न को एक तरीके से उद्घाटित कर रहे हैं। लेकिन TS सिंहदेव JP नड्डा पर बहुत तगड़े सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आपको पता था तो आपने जांच एजेंसियों को बताया क्यों नहीं। सुनते हैं TS सिंहदेव को। माननीय नड्डा जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे और जांजगीर में जो उन्होंने भाषण दिया उससे बहुत आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ। आश्चर्य इस बात का कि केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट के एक बहुत जिम्मेदार प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने झीरम घाटी के संदर्भ में ऐसा बयान दे दिया कि उनको मालूम है कि कांग्रेस के कुछ लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। नड्डा जी से मेरा ये निवेदन है कि आप अगर जानते हैं वो कोई भी हो, कांग्रेस के हों या किसी भी पार्टी के हों, आपको अगर मालूम है कि किसने ये काम किया था झीरम घाटी का, तो आप कार्रवाई अभी तक कैसे नहीं कर रहे हैं? जानकारी रखते हुए ऐसी भीषण दुर्घटना नहीं, हत्या का, और आप कोई कार्रवाई नहीं चालू करा पा रहे हैं, ये क्या संकेत देता है? साथ ही उसी बयान में, उसी खुले मन से आप एक और बात कह गए, रक्षक की बात आप कह गए, और शायद भूल गए कि उस समय रक्षक कौन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो ज्वाइंट फोर्सेस के कमांड पे थे। केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य की जो पुलिस है वो उनके अधीन, उनके समन्वय में, उनके अधीन सीधे तौर पे ये दोनों उनको रिपोर्ट किया करते थे और काम करते थे। तो रक्षक कौन था उस समय? निर्दोष लोगों की हत्या करा दी गई और नाकाबिल सरकार, आपको ये कहना चाहिए था कि नाकाबिल उस समय की सरकार कुछ नहीं कर पाई। बहुत दुख की बात है कि ऐसे जिम्मेदार पदों पे आसीन देश के बहुत जिम्मेदार माने जाने वाले जनप्रतिनिधि इस प्रकार का बयान देते हैं। बहुत आश्चर्य हुआ नड्डा जी। या तो आप कार्रवाई करें या कांग्रेस पार्टी से और झीरम घाटी के शहीदों से। बड़ी घटना थी उस समय की झीरम घाटी की घटना, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत छत्तीसगढ़ राज्य के शीर्ष नेताओं की जान चली गई थी, बड़े नेताओं की। उसमें कई सारे लोग मारे गए थे और उसको लेकर उस समय सरकार, जो रमन सिंह की बीजेपी की सरकार थी, बुरी तरीके से घिरी हुई थी। तो एक तो वही कह रहे हैं TS सिंहदेव कि सरकार की नाकामी थी, आप उसको बता रहे हैं, और दूसरे आप ये भी कह रहे हैं कि हमको ये पता था। तो उस बात को आप छिपा क्यों रहे हैं? उसको आप जांच एजेंसियों को क्यों नहीं बता रहे हैं? छिपाना भी, सबूत छिपाना अगर आपको पता है, वो भी एक अपराध है। बिल्कुल, सबूत छिपाना बड़ा अपराध है जी, और इसमें सजा है कि आपने सबूत छिपाया है तो आपको हाँ। मालूम है, तो ये बड़ी सजा है। उसमें नड्डा साहब नप सकते हैं। जी। ये TS सिंहदेव कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि नड्डा साहब को क्या जानकारी है, क्या जानकारी नहीं है। नड्डा साहब ने कोई राजनीतिक बयान दिया है, राजनीतिक बयान भी दिया, तो इतने गंभीर मसले पर आप ऐसा राजनीतिक बयान देंगे? तो ये घिरते हुए नजर आ रहे हैं JP नड्डा साहब। लेकिन अब चूंकि सरकार केंद्र में भी उन्हीं की है, छत्तीसगढ़ में भी उन्हीं की है, तो नड्डा साहब पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई अदालत चला जाए तो कार्रवाई हो भी सकती है समीर जी, क्योंकि ये बहुत गंभीर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया। बहरहाल नड्डा जी हैं, बड़े नेता हैं, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उनके अंडर में काम करते हैं जी। तो उनसे इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से बड़े नेता नड्डा जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये समझा जा सकता है। बहरहाल इसके बाद जो है समीर
समीर जी, जो अब SIR का एक मामला था, वो एक बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। और SIR के मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है, एक अंजलि भारद्वाज हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं और इस पर चुनाव सुधार पर काफ़ी काम करती है। उन्होंने RTI डाली और ITI के जरिए उन्होंने ये पूछा चुनाव आयोग से कि भाई ये बताइए कि आपने SIR का कराने का फैसला कब लिया, किस मीटिंग में लिया। बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि SIR उनकी RTI के जवाब में चुनाव आयोग के मुख्य सचिव ने उनको जवाब दिया कि SIR कराने का फैसला चुनाव आयोग ने नहीं लिया। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है जी, कि चुनाव आयोग ने ये SIR कराने का फैसला नहीं लिया। तो ये SIR कौन करा रहा है जी? अब मुझे लगता है कि इस पे SIR पर जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, जिस तरह की सुनवाई हो रही है हम लोग समझ सकते हैं जी। जिस तरीके से टिप्पणियां आ रही हैं माननीय जज की तरफ से, तो वो एक अंदाजा लग जाता है टिप्पणियों के माध्यम से। लेकिन अगर ये RTI का जवाब उस अदालत में पहुंचता है, उस पर बात होती है, तो एक नया संकट खड़ा हो सकता है। और आपको याद होगा समीर जी कि हम लोगों ने ही यहाँ इस कार्यक्रम में चर्चा की थी कि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी कि व्हाट्सएप पर ही जो था ये फैसला हो गया और व्हाट्सएप पर ही जो थी आपत्ति दर्ज करा दी थी चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने, बिल्कुल, कि ये गलत हो रहा है और इसमें नागरिकता जो है किसी की नहीं जानी चाहिए। नागरिकता वाले इशू को आप देख लीजिए, ये हमारा काम नहीं है, इसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी। और उसके बाद जब आदेश जारी किया गया तो व्हाट्सएप पे ही तो एक तो स्वीकृत हो गया, और आदेश जारी किया गया वो आधा सेंटेंस जारी किया गया उस आदेश में, और उस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है कि आधा आदेश क्यों जारी हुआ। तो इसको लेकर चुनाव आयोग जबरदस्त तरीके से घिर गया है। ये एक बड़ा खुलासा इस बीच यानी जब अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो ये नए तथ्य वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। तो ये RTI में जो बात सामने आई है कि चुनाव आयोग का फैसला ही नहीं है SIR, वो सरकार का फैसला है और चुनाव आयोग कर रहा। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट कह रही है, तो ये नए तथ्य होंगे। अब देखते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से लेता है। लेकिन SIR को लेकर जो वहां पर जो कुछ चल रही है और जो धांधली के आरोप लग रहे हैं अमलेंदु जी, उस पर तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट का जिक्र करना भी बड़ा जरूरी है और कई सारे आरोप लगाए हैं और लिखा है कि बंगाल के लोगों के हित में काम करते हुए हमने पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है, जिसमें वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तरीके पर गंभीर चिंता जताई है। जो एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम होना चाहिए था, वो एक ऐसे प्रोसेस में बदल गया है जिससे असली वोटरों को वोट देने से रोका जा सकता है। चुनाव अधिकारियों पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है और वोट देने के संवैधानिक अधिकार को कमजोर किया जा सकता है। लेटर में गंभीर प्रोसेस में कमियों, बेवजह डॉक्यूमेंटेशनों की जरूरतों, सुनवाई के बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन और आम नागरिकों और फ्रंटलाइन अधिकारियों पर पड़ने वाले बहुत ज्यादा बोझ को हाईलाइट किया गया है। हम डेमोक्रेसी की रक्षा करने, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पक्का करने और बंगाल में हर सही वोटर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये ट्वीट किया है तृणमूल कांग्रेस ने और पत्र लिखा है उन्होंने चुनाव आयोग को, जिसमें ये सारी बातें ये बताई गई हैं। लेकिन ये सारे आरोप लगातार लग ही रहे हैं। चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, शिकायतें दी जा रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, पर चुनाव आयोग के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। और कुछ और राज्यों के भी जो ड्राफ्ट सूची होती है वो भी चुनाव आयोग ने जारी कर दी और लाखों मतदाता उन सूचियों से बाहर हो रहे हैं, पर चुनाव आयोग अपनी रफ्तार से काम कर रहा है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी, वहां जिस तरह से टिप्पणियां हो रही हैं, वहां जो तथ्य रखे जा रहे हैं, उस पर भी उसके पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाँ, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है और वहाँ लगातार तथ्य रखे जा रहे हैं, सब अपनी बात कर रहे हैं जी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट से तो टिप्पणी ये भी आ गई कि अखबार में कोई खबर छप गई है तो उसके आधार पर हम किसी को नोटिस इशू थोड़ी कर सकते हैं। तो भाई स्वतः संज्ञान क्यों लेते हैं? कोलकाता की MGR नहीं, आप मत लीजिए, तो आप अपने स्तर से जांच करा दीजिए ना। जो अखबार ने जो खुलासा किया है, आप अखबार को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपने स्तर से जांच करा लीजिए कि सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल सही है कि सही नहीं है। उसमें भी टिप्पणी कर दी गई थी कि हमारे जो वहाँ न्याय मित्र थे उनको तो कोई आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि वोट कटे। ये भी टिप्पणी आ गई। तो इसका मतलब सब सही हुआ है। 97 लाख वोट अकेले तमिलनाडु में कट गए, 65 लाख वोट जो है कट गए पश्चिम बंगाल में, 29 लाख कट गए छत्तीसगढ़ में,
तो ये इनमें कोई नहीं मिला जो आके कहे कि है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, जिनको जिंदा लोग थे उनको मृत बता दिया गया था, वो कौन थे फिर जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे? तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से SIR पर ये अंजलि भारद्वाज का जो दावा है कि उनको RTI के जवाब में चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव ने ये कहा है कि SIR कराने का फैसला चुनाव आयोग का नहीं था, ये बहुत बड़ा खुलासा है। उस पर एक आगे कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, लगा अभी अगली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी जाएगी तो देखना है कि इस पर क्या होता है। लेकिन कई मुद्दों पर जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी शासित सरकारें घिरी हुई हैं, वो अब इसके बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है। हालांकि उस पर क्या असर होगा, और चाहे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला हो या फिर और कई सारी कानूनी प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये पता लग रहा है कि कैसे अपराधियों को बचाने का काम जो सरकार पर आरोप लगते हैं वो कैसे सही साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब सरकार क्या करती है, पार्टी क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो अब रहेगी इन सारी चीज़ों पर नज़र हमारी। आप बने रहिए।